These two lines are dedicated for physics. मैं क्लासिकल जैसा सिंपल हूँ, तुम क्वांटम जैसी जटिल प्रिय। मैं क्लासिकल जैसा सिंपल हूँ, तुम क्वांटम जैसी जटिल प्रिय। मैं बोर का अधूरा मॉडल हूँ, तुम सोमरफील्ड का करेक्शन हो। मेरे जीवन के वोल्ट मीटर का तुम ही तो पैरेलल कनेक्शन हो। ज़रूरत है फिजिक्स के करंट की, ज़रूरत है फिजिक्स के करंट की। जुड़ गया है मन से मन का वायर। मैं तेरा आइंस्टीन हूँ और तू मेरी E=mc²। इंट्रोड्यूसिंग मिरर। हाँ, आज का टॉपिक है मिरर। सर मिरर क्या होता है? तुम सुबह सुबह स्कूल आने से पहले ना अपने बालों को ऐसे ऐसे हवा में लहराते हो ना, उसे प्लेन मिरर कहते हैं। और मेरे हाथ में जो ये है प्लेन मिरर, क्योंकि इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है। ठीक है सर, पहले मिरर के बारे में बताओ, फिर प्लेन मिरर के बारे में बताना। तो ध्यान से सुन, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को ही हम मिरर बोलते हैं। मिरर की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड मिरर। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड मिरर। जो मिरर है ना, उसको बेसिकली हम 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर देते हैं। इसके कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेन मिरर की। कौन से मिरर की? प्लेन मिरर की। और उसके बाद हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। द फर्स्ट वन इज कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, और सेकंड वन इज कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। अब ध्यान से सुनना कि सर मिरर को आपने रिफ्लेक्टेड सरफेस क्यों बोला है? क्योंकि रिफ्लेक्शन होता है लाइट का इस सरफेस पे, तभी तो इमेज हमें अंदर दिखती है, मिरर के अंदर। और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तभी दिखता है जब उस पर लाइट गिरती है और गिर के अपनी आंखों तक आती है। तो इसका मतलब लाइट के रिफ्लेक्शन के थ्रू ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। तो अगर रिफ्लेक्शन होगा तो उसके लिए रिफ्लेक्टेड सरफेस तो जरूरी है ना। इसीलिए हमने बोला है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड मिरर। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन भी हो सकती है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड भी हो सकती है। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होगी तो उसको हम प्लेन मिरर बोलेंगे। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल है, मतलब स्फेयर के एक पार्ट से बनी हुई है या फिर कर्व्ड है, तो हम बोलेंगे स्फेरिकल मिरर या कर्व्ड मिरर। अब स्फेरिकल सरफेस जो है या कर्व्ड सरफेस जो है वो आउटवर्ड भी हो सकता है और इनवर्ड भी कर्व्ड हो सकता है। अगर वो आउटवर्ड है तो उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, इनवर्ड कर्व है, तो उसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर। हालांकि इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा इस चैप्टर में, उसके बारे में हम बात करेंगे प्लेन मिरर के बारे में। तो प्लेन मिरर क्या होता है सर? आखिर तुम सुबह स्कूल में आने से पहले अपने बालों को हवा में लहराते हो, उसे प्लेन मिरर कहते हैं। क्या ये डेफिनेशन लिखोगे क्या? ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होती है, पहली बात। दूसरी बात क्या है सर? दूसरी बात ये है कि यहाँ पे मैंने एक तरफ पॉलिश कर दिया है। यहाँ पे मैंने एक तरफ क्या कर दिया है? पॉलिश कर दिया है। मेरे हाथ में ये जो मिरर है, इसके एक तरफ पॉलिश की हुई है और एक तरफ रिफ्लेक्टेड सरफेस है। जहाँ पे पॉलिश की गई है वहाँ से हमें इमेज नहीं दिखती है। यहाँ पे इस मिरर को मैं रख लेता हूँ। अब ध्यान से देखो, इस साइड में मिरर के पॉलिश की गई है,
और यहाँ पे इस साइड में रिफ्लेक्टेड सरफेस है। तो मैंने इस मिरर को ऐसे पुट कर दिया, इस साइड में मैंने इसको पॉलिश कर दिया और इधर मैंने बोल दिया कि रिफ्लेक्टेड सरफेस है, और इमेज हमें रिफ्लेक्टेड सरफेस की ओर से ही दिखती है। ठीक है सर। अगर हम पॉलिश की बात करें तो ये जो पॉलिश है वो AGBR की जाती है जनरली। पॉलिश किसकी करते हैं? पॉलिश करते हैं हम AGBR की। AGBR ना मिले तो फिर हम एल्यूमिनियम की पॉलिश कर देते हैं। AGBR मीन्स होता है सिल्वर ब्रोमाइड। इसको हम सिल्वर ब्रोमाइड के नाम से जानते हैं और इसे एल्यूमिनियम कहते हैं हम। अच्छा सर, ठीक है। यहाँ पे इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड सरफेस। तो इसका मतलब ये हमें समझ आ रहा है कि सर जो प्लेन मिरर है ना उसकी दो सरफेस होंगी। एक सरफेस तो रिफ्लेक्टेड सरफेस होगी और दूसरी सरफेस पॉलिश्ड सरफेस होगी, जिधर हम AGBR और एल्यूमिनियम की पॉलिश कर देंगे। अरे समझ आ रहा है क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर को ध्यान से देखो, यहां पे हमने क्या किया गया है? पॉलिश्ड की है। इस साइड में हमने पॉलिश कर दी और यहां पे हमने ऑब्जेक्ट रखा। तो यहां पे इसकी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। यहां पे इसकी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। ठीक है सर, ये इसकी इमेज बन गई। अब एक काम की बात सुनो, ये मेरे हाथ में मिरर है और मैं अपने आप को इसके अंदर देख रहा हूं, तो मेरा चेहरा इसके अंदर दिखाई दे रहा है। मेरा चेहरा क्या है? मेरा चेहरा है ऑब्जेक्ट। मेरा चेहरा क्या है? ऑब्जेक्ट। और इसके अंदर जो मुझे दिख रहा है, इसके अंदर मिरर के अंदर जो मुझे दिख रहा है वो है इमेज। वो क्या है? इमेज। नहीं आया समझ में? यहां से हमें एक चीज सीखनी है, इमेज ऑलवेज फॉर्म्ड इन मिरर और प्लेन मिरर इनसाइड द मिरर, नॉट बिहाइंड द मिरर। नहीं आया समझ में? इमेज हमेशा मिरर के अंदर बनती है, मिरर के पीछे नहीं बनती। एक डायलॉग है ना, अरे पीछे तो देखो, पीछे देखो, पीछे तो देखो, पीछे कुछ है ही नहीं। क्या समझ आ रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है उसकी इमेज मिरर के अंदर बनती है, पीछे नहीं बनती। इमेज ऑलवेज फॉर्म्ड इनसाइड द मिरर, नॉट बिहाइंड द मिरर। बात क्लियर है? उसके बाद में इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अगर मेरे पास एक बड़ा सा शीशा है, मान लो बड़ा सा कांच है, बड़ा सा मिरर है, तो मैं सामने रखता हूं उसको, तो जितनी मेरी हाइट होती है उतनी ही हाइट मिरर के अंदर दिखती है। क्या मिरर में मैं लंबा हो जाता हूं या छोटा हो जाता हूं? नहीं, जितनी मेरी हाइट है उतनी ही हाइट मिरर के अंदर दिखती है, जितनी मेरी साइज है उतनी ही साइज मिरर के अंदर दिखती है। मैं मेरी साइज की बात कर रहा हूं, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की साइज की बात कर रहा हूं। मैं अंदर दिख रहा है उसके साइज की बात कर रहा हूं, इसका मतलब इमेज की साइज की बात कर रहा हूं। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि प्लेन मिरर के अंदर साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट? क्या हम ये बोल सकते हैं प्लेन मिरर के अंदर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज? और जैसे जैसे मैं मिरर को दूर ले जाता हूं तो मेरी इमेज भी दूर जाती है, जैसे जैसे मैं मिरर को पास लाता हूं
तो मेरी इमेज भी पास आती है। इसका मतलब अब अगर मैं बात करूं तो जितनी डिस्टेंस पर मैं खड़ा हूं, यहाँ से यहाँ तक जितनी डिस्टेंस है, ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ तक जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस अंदर इमेज बन रही है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन प्लेन मिरर? नहीं यार ये बात समझ में, प्रैक्टिकल करके देखना सब लोग घर पे, मिरर उठाना और ये सब करना जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं, पहले इतनी सारी चीजें लिखते हैं फिर हम आगे पढ़ेंगे। पहली बात, प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर। प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर। पहली प्रॉपर्टी क्या है सर? साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जितनी ऑब्जेक्ट की साइज होती है उतनी ही मिरर के अंदर इमेज की साइज दिखती है। प्रैक्टिकल करके देखेंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज लिख लो पहले, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है सर। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, और डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। देन नेक्स्ट, अब देखो मेरे सामने मिरर रखा हुआ है, तो जहाँ पे मेरा चेहरा है ना वहाँ पे मेरा चेहरा दिखाई देता है, और ये मिरर लंबा सारा होता, बहुत बड़ा होता, तो जहाँ पे मेरे पैर होते वहाँ पैर दिखते, और जहाँ पे मेरा सिर होता वहाँ पे सिर दिखता। इसका मतलब इमेज इरेक्ट बन रही है, इमेज सीधी बन रही है। अरे मिरर में देखते हो तो क्या ऐसा दिखता है क्या चेहरा नीचे हो गया और पैर ऊपर हो गए, सिर नीचे हो गया और पैर ऊपर हो गए? ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा होता तो इमेज इन्वर्टेड बनती, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, तो इमेज सीधी बनती है, और सीधी को बोलते हैं इरेक्ट। क्या बोलते हैं? इरेक्ट इमेज बनती है। तो क्या ये बात लिख दें? इमेज ऑलवेज फॉर्म्ड इरेक्ट इन प्लेन मिरर की तो बात हो रही है। इमेज ऑलवेज इरेक्ट, इमेज हमेशा कैसी बनती है? इरेक्ट बनती है। नेक्स्ट पॉइंट, इमेज ऑलवेज वर्चुअल। वर्चुअल, अच्छा सर वर्चुअल क्या है? अरे तुम्हारी इमेज अंदर दिखाई दे रही है, ये वर्चुअल ही तो है। क्या तुम सच में अंदर चले गए क्या? हाँ वर्चुअल है, तो लिख दिया इमेज ऑलवेज वर्चुअल। देन नेक्स्ट, टू सी फुल इमेज। टू सी फुल इमेज, टू सी फुल इमेज the minimum required length, the minimum required length of plane mirror, of plane mirror should be half of object length। नहीं आया समझ में? टू सी फुल इमेज द मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ प्लेन मिरर शुड बी हाफ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंथ। अगर मैं मिरर के अंदर अपने आप की पूरी हाइट को देखना चाहता हूं तो मिरर की हाइट मेरी हाइट के आधी होनी चाहिए।
नहीं आया समझ में? अरे इस वाले मिरर से तो मैं सिर्फ चेहरा ही देख पा रहा हूं ना, पूरी हाइट थोड़ी ना कवर हो रही है। तो पूरी हाइट कवर करने के लिए मिरर की हाइट मेरी हाइट से हाफ होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए, तब मुझे पूरी हाइट मिरर के अंदर दिखाई देगी। आ गई बात समझ में? अगर मेरी हाइट 6 फीट है तो मुझे मिरर कितने फीट का चाहिए ताकि मैं मिरर में अपने आप को कंप्लीट देख लूं? तो मिरर 3 फीट का होना चाहिए। यही तो बात लिखा है हमने। आ गई बात समझ में? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट यहां पे लिख देते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। कैसे? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। अरे रेडियस तो किसी स्फेयर की होती है ना, प्लेन सरफेस की रेडियस थोड़ी ना होती है। रेडियस किसकी होती है? किसी स्फेयर की, किसी गोले की रेडियस होती है। और यहां पे हम बात कर रहे हैं प्लेन मिरर की, और प्लेन मिरर तो ऐसा होता है ना। अच्छा सर, प्लेन मिरर को क्या हम स्फेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, प्लेन मिरर को जब तुम स्फेयर में कन्वर्ट करोगे तो बहुत बड़ा स्फेयर बनाना पड़ेगा। ऐसे 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 जाओगे जाओगे, घूमते फिरते जाओगे, बिहार जाके आओगे, पंजाब जाओगे, हरियाणा जाओगे, पता नहीं कहाँ कहाँ जाओगे यार। वापस जाके ऐसे आओगे, ऐसे आओगे, ऐसे आओगे, ऐसे आओगे, तो फिर ऐसे आओगे, 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 ऐसे एक बहुत बड़ा स्फेयर बनाना पड़ेगा। दोबारा देखो, अगर क्या बोला, अगर प्लेन मिरर को स्फेरिकल मिरर में कन्वर्ट करना हो, मिरर को छोड़ो तुम यार, किसी प्लेन सरफेस को स्फेयर की शेप देनी हो, तो हमें बहुत बड़ा स्फेयर नहीं बनाना पड़ेगा। नहीं आ रहा समझ में? अरे रेडियस ऑफ कर्वेचर तो स्फेरिकल सरफेस की होती है ना। रेडियस किसकी होती है? स्फेयर की। लेकिन यहाँ पे तो स्फेरिकल सरफेस है ही नहीं, यहाँ पे तो प्लेन सरफेस है। तो प्लेन सरफेस को स्फेरिकल सरफेस में कन्वर्ट करने के लिए, या प्लेन सरफेस को एक बहुत बड़े गोले में कन्वर्ट करने, बहुत बड़ा गोला बनाना पड़ेगा, तब वो एक गोले में कन्वर्ट होगा। और उस बहुत बड़ा गोला है तो क्या उसकी रेडियस को हम इनफाइनाइट नहीं मान सकते? तो हम उसकी रेडियस को इनफाइनाइट बोलेंगे। और रेडियस और फोकल लेंथ में एक रिलेशन होता है, R = 2f होता है। ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी है तो फोकल लेंथ भी क्या है? इनफाइनाइट। ये पॉइंट और लिख देते हम, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, focal length of plane mirror is infinite। बात समझ में आ गई? It always form laterally inverted image, laterally इन्वर्टेड इमेज। सर इसका क्या मतलब है? देखो, अगर आप मिरर में R को देखोगे तो वो ऐसे दिखेगा, दिखता है ना, ऐसे। अगर आप मिरर को ऐसे रखोगे और P को देखोगे तो वो ऐसे दिखेगा। इसका मतलब जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड दिखती है, और जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड दिखती है। मिरर के सामने खड़े होकर जब आप दाहिना हाथ खड़ा करते हैं तो आपको लगता है कि आप बायां हाथ खड़ा कर रहे हैं, और जब आप लेफ्ट हैंड राइज करते हैं तो आपको लगता है कि आप राइट हैंड कर रहे हैं। इसका मतलब लेटरली इन्वर्टेड कर देता है।
और आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस के सामने एम्बुलेंस उल्टे अक्षरों में लिखी हुई रहती है ताकि वो मिरर में सीधी दिख जाए। नहीं आ रही बात समझ में? अरे नहीं आ रही क्या? लेटरली इन्वर्टेड कर देता है, मतलब उसको पलट देता है, चेंज कर देता है, पोजीशन चेंज कर देता है उसकी। राइट को लेफ्ट में दिखाता है और लेफ्ट को राइट में दिखाता है। ठीक है। नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज formed by number of image formed by a plane mirror, number of image formed by a plane mirror। पहला केस देखो, when two plane mirror are placed parallel to each other, are placed parallel to each other, parallel to each other। दो प्लेन मिरर है जो वो एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं। आप सैलून में गए हो कभी, नाई की दुकान में दाढ़ी शेविंग करवाने? नहीं सर हमारे दाढ़ी नहीं आई अभी, आ जाएगी। तो गए तो होंगे ना कभी। तो वहां पे जब आप बैठे रहते हैं, सामने मिरर होता है और पीछे भी मिरर होता है। ले आ रहा समझ में? सामने मिरर होता है और पीछे भी मिरर होता है, और आपकी इमेज जो है वो इन्फिनिटी इमेज बनती है। आप दिखते जाते हो, दिखते जाते हो, दिखते जाते हो, दिखते जाते हो, रुकते ही नहीं हो। कैसे बनती है वो, उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मान लो यहाँ पे एक प्लेन मिरर है। अरे नहीं मानोगे क्या? मान लो यार, यहाँ पे क्या है, एक प्लेन मिरर है। इसका हमने नाम दे दिया M1। यहाँ पे एक दूसरा प्लेन मिरर है, इसको हमने नाम दे दिया M2। बीच में हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है। मिरर से और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 2 मीटर पर है, और यहाँ पे भी 2 मीटर पर है। तो एक बात बताओ, एक बात बताओ तो यादों में आते हो, हम भूलते नहीं है, तुम ऐसा पढ़ाते हो। हाँ, खुद की तारीफ कर रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, कभी कभी कर लेने दिया करो यार। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो क्या इस मिरर में, ध्यान से देखना, यहाँ का खेल है पूरा, यहाँ पे ध्यान देना। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो क्या इस मिरर में इधर इमेज बनेगी? तो बनाओ। बना दिया सर। ये लो। अच्छा, जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा होता है क्या उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज बनती है क्या? हाँ, अभी तो पढ़ा था। तो 2 मीटर डिस्टेंस पर क्या बन गई? इमेज बन गई। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे ध्यान देना है ना। यहाँ पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो क्या इस वाले मिरर में यहाँ पे इमेज बनेगी क्या? हाँ, बनाओ तो। ये डॉट 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 मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इमेज वर्चुअल बनती है। अच्छा, जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा होता है क्या उतनी डिस्टेंस पर इमेज बनती है क्या? तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 2 मीटर। अब बड़े ध्यान से देखना, क्या ये वाली इमेज, ये वाली किसकी इमेज है? इसकी। क्या ये वाली इमेज इस वाले मिरर के लिए, वापस से देखो, क्या ये वाली इमेज इस वाले मिरर के लिए, M1 मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी क्या? अरे ये वाली जो इमेज है इस मिरर के अंदर तो बन रही है, तो इस मिरर के अंदर बन रही है, तो इस मिरर में तो वो दिखनी चाहिए। तो क्या ये वाली इमेज इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी क्या? हाँ।
और जितनी डिस्टेंस पर इमेज बनती है उतनी ही डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा होगा। तो ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है, 2 + 2 + 2, क्योंकि मिरर के अंदर भी तो 2 मीटर अंदर ही बनेगी इमेज। तो 4 तो यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 6 मीटर हो गया। इसका मतलब ये कह सकते हैं हम कि इस मिरर में इमेज बनेगी 6 मीटर अंदर। किसकी? इसकी। अच्छा, 6 मीटर अंदर ऐसे ये इमेज बन गई। ये किसकी इमेज बनी है? अरे ये किसकी इमेज बनी है? ये इस वाले ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है। कौन से मिरर में? इस वाले मिरर में। अब इधर आओ, क्या ये वाली इमेज है किसकी? इसकी तो इमेज बनी थी यहाँ पे। अब ये इसके मिरर के अंदर ही तो बन रही होगी, मिरर के अंदर बन रही होगी इमेज। अब ये मिरर के अंदर इमेज है, वो इस मिरर में नहीं दिखेगी क्या? दिखेगी। कितनी दूरी पर रखी हुई है, कितनी डिस्टेंस पर है इस मिरर से? 2 + 2 + 2, 6 मीटर। तो क्या 6 मीटर दूर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस मिरर में, तो क्या 6 मीटर अंदर इमेज बनेगी क्या? बनाओ। तो 6 मीटर अंदर यहां पे हमने बना दिया इमेज 6 मीटर अंदर। अच्छा, अब इस वाले मिरर को ध्यान से देखो, सिर्फ इस वाले मिरर को ध्यान से देखो। इस वाले मिरर को ध्यान से देखोगे तो इस वाले मिरर के 6 मीटर अंदर एक इमेज बन रही है। तो क्या वो इस मिरर के लिए, ध्यान से देखना, अंगुलियों का खेल है पूरा, इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी क्या? और इस मिरर के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी कितनी डिस्टेंस पर है? यहां से देखो, यहां से 2 + 2 4 + 6 10 मीटर। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इस मिरर से 10 मीटर दूर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो क्या इस मिरर से इस साइड में 10 मीटर दूर, 10 मीटर डिस्टेंस पर कोई इमेज बनेगी क्या? हाँ बनेगी सर। अब इधर आओ, उस वाले ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखो। ये ऑब्जेक्ट ही तो है इस मिरर के लिए। तो इस मिरर में वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है? 2 + 2 + 6 10 मीटर। अब यहां से 10 मीटर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो क्या यहीं से 10 मीटर डिस्टेंस अंदर इमेज बनेगी क्या? नहीं आ रहा समझ में यार। अच्छा, 10 मीटर डिस्टेंस पर क्या बनेगी? इमेज बनेगी। तो एक बच्चे ने बोला सर ऐसे तो बनती ही जाएंगी। हाँ, मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कैसे तो इमेज बनती ही जाएंगी। तो ऐसे हमें कितनी इमेज मिलेगी? इनफाइनाइट। यहां से हमें सीखना क्या है? यहां से हमें सीखना है कि अगर दो मिरर पैरेलल रखे हुए हैं, पैरेलल मतलब उसके बीच का एंगल कितना है? 0। अरे एंगल तो तब होता है ना जब दो लाइन मिलती। एक लाइन ऐसे आई, एक लाइन ऐसे गई, ये दोनों लाइन मिलेंगी तभी तो कुछ एंगल बनेगा। एक लाइन ऐसे आई, एक लाइन ऐसे चली गई, तो ये दोनों लाइन मिली तभी तो कुछ एंगल बना। दोनों लाइन मिली तभी तो कुछ एंगल बना। जब एक लाइन ऐसे आई, एक लाइन ऐसे आई, जब लाइन मिली नहीं तो एंगल काहे को बनेगा भैया? तो एंगल तो दोनों के बीच में क्या है? 0। तो क्या थीटा बराबर 0 पुट कर सकते हैं क्या? 0 डिग्री। ठीक है। तो जब दो मिरर्स के बीच में एंगल 0 होता है, नहीं आया समझ में? जब दो मिरर्स के अंदर, दो मिरर के बीच में एंगल 0 होता है, इसका मतलब वो पैरेलल रखे हुए हैं। और जब भी दो मिरर पैरेलल रखे हुए हैं और उसके बीच में ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी। नंबर ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर व्हेन प्लेन मिरर आर पैरेलल टू ईच अदर, देन नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू इन्फिनिटी। आ गई बात समझ में? आगे देखो, अब मान लो, नहीं मानोगे शर्म, अरे मान लो ना यार, यहां पे एक प्लेन मिरर रखा हुआ है ऐसे, ये पॉलिश कर दिया हमने, इसका नाम दे दिया हमने M1।
और यहाँ पे भी एक प्लेन मिरर रखा हुआ है। इसको हमने नाम दे दिया M2 और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। बताओ इसकी इमेज कहाँ बनेगी? इस वाले ऑब्जेक्ट की इमेज इधर बनेगी। अच्छा, जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज बनेगी क्या? हाँ सर, ठीक है। अब इस वाले ऑब्जेक्ट की इस वाले मिरर में भी तो इमेज बनेगी, तो इस वाले ऑब्जेक्ट की इस वाले मिरर में इमेज बन गई यहाँ पे। इसको नाम दे दो I1 और इसको नाम दे दिया हमने I2। तो यहाँ पे जितनी डिस्टेंस इसकी होगी उतनी ही डिस्टेंस इसकी इसके साथ होगी, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। पढ़ा है ना अभी? अब आओ, अगर हम इस मिरर को एक्सटेंड करते हैं और इस मिरर को भी एक्सटेंड करते हैं, तो क्या अब ये वाली जो इमेज है, ध्यान से सुनना, अब ये वाली जो इमेज है वो क्या इस मिरर के लिए, इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी क्या? और जब ये वाली मिरर ऑब्जेक्ट का काम करेगी तो क्या इस वाले ऑब्जेक्ट की यहां पे इमेज बनेगी क्या? इसको नाम दे दिया हमने I3। अब ध्यान से देखो, ये वाली जो इमेज है इस वाले मिरर के लिए क्या ऑब्जेक्ट का काम करेगी क्या? और इस ऑब्जेक्ट की मिरर में इमेज बनेगी अंदर, और वो भी कहाँ बनेगी? यहाँ पे। ये पॉइंट क्या है सर? इस पॉइंट पर इसकी भी इमेज बन रही है, इसी पॉइंट पर इसकी भी इमेज बन रही है। इसका मतलब यहाँ पे इमेज ओवरलैप कर रही है। ओवरलैप मतलब दो इमेज एक जगह बन गई है। इस I1 की इमेज यहाँ पे बन रही है, I2 की इमेज भी यहाँ पे बन रही है। तो नंबर ऑफ इमेज कितनी हो गई? ये तो ऑब्जेक्ट था, नंबर ऑफ इमेज 1 2 और 3 परपेंडिकुलर रखे होते हैं। व्हेन टू मिरर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, व्हेन टू मिरर are perpendicular, when two mirror are perpendicular to each other, then number of image is equal to 3। अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि हमने जब 90 डिग्री के एंगल पर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री तो होता है, जब 90 डिग्री के एंगल पर मिरर रखे हुए थे तो हमें ओवरलैप फाइंड करना बहुत इजी था। लेकिन जब यही मिरर 60 डिग्री पे 45 डिग्री के एंगल पर रखे हुए रहेंगे तो हम ओवरलैपिंग नहीं फाइंड कर सकते। तो इसके सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए, इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने क्या किया? हमने एक फॉर्मूला बना लिया। क्यों बनाया फॉर्मूला? नंबर ऑफ इमेज फाइंड करने के लिए। नंबर ऑफ इमेज फाइंड करने के लिए हमने एक फॉर्मूला बना लिया जिसे हम पढ़ेंगे फॉर्मूला मेथड के नाम से। काहे के नाम से पढ़ेंगे? फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड क्या बोलता है सर? देखो, इफ थीटा इज एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर, if theta is angle between two plane mirror, then what will happen? हम करेंगे 360 बाई थीटा। अगर 360 बाई थीटा की वैल्यू इवन आ जाए, इवन ओड जानते हो ना, अगर 360 बाई थीटा की वैल्यू इवन आ जाए तो नंबर ऑफ इमेज कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ इमेज
नंबर ऑफ इमेज हम ढूंढेंगे 360 बाई थीटा माइनस 1। क्लियर है बात? 360 बाई थीटा इज ऑड नंबर, ऑड नंबर आ जाए तो नंबर ऑफ इमेज फाइंड करेंगे हम। नंबर ऑफ इमेज हम फाइंड करेंगे इज इक्वल टू 360 बाई थीटा से। अब इस पे हम एक दो क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए चीज़ें। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो फॉर्मूला मेथड, ये फॉर्मूला मेथड क्या काम आता है? फॉर्मूला मेथड नंबर ऑफ इमेज फाइंड करने के काम आता है। अगर दो प्लेन मिरर के बीच का जो एंगल है, द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर इज थीटा, उसको हम थीटा एज्यूम करें तो हम क्या करेंगे? 360 अपॉन थीटा करेंगे। 360 अपॉन थीटा करेंगे तो या तो इवन वैल्यू आएगी या ओड वैल्यू आएगी। अगर इवन वैल्यू आती है तो नंबर ऑफ इमेज फाइंड करने का फॉर्मूला है 360 बाई थीटा माइनस 1। और अगर ओड नंबर आता है डिवाइड करने पर, किसको डिवाइड करने पर? 360 बाई थीटा को, तो नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला होगा 360 बाई थीटा। क्वेश्चन करेंगे तब अच्छे समझ में आ जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो दो प्लेन मिरर हैं, और यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये एंगल है 30 डिग्री और ये एंगल भी है 30 डिग्री। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ इमेज। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ इमेज, फाइंड द नंबर ऑफ इमेज। तो अभी हमने क्या पढ़ा है कि नंबर ऑफ इमेज फाइंड करने के लिए हम 360 बाई थीटा करते हैं सर। ये थीटा ध्यान रखना, दोनों मिरर, ये इसको मैंने n1 नाम दे दिया। थीटा दोनों के बीच का एंगल है। थीटा इज एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर। बिटवीन टू प्लेन मिरर, क्या ये एंगल होगा क्या? और क्या ये एंगल 60 डिग्री है क्या? अरे बोलो यार, 60 डिग्री है, इसका मतलब हम कह सकते हैं 360 बाई थीटा मतलब 60, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 6। क्या 6 एक इवन नंबर है क्या? इवन नंबर है सर 6। तो ये ऑनलाइन वाले हैं ना, बोलते नहीं है, बोलने से याद होता है, मेरे साथ साथ बोला करो। मैं बोलूँ कि क्या 6 एक इवन नंबर है क्या, तो आप बैठे बैठे बोलेंगे हाँ सर इवन नंबर है। ऑनलाइन वाले ऐसे मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, कुछ नहीं बोलते, सिर्फ देखते रहते। ऐसे काम नहीं चलेगा। ये साइंटिफिकली प्रूफ्ड है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, विशेषकर पढ़ाई कर रहे हो, और 40 से 50 मिनट कुछ नहीं बोल रहे, कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो आपको नींद आने लग जाएगी या फिर आपका ध्यान कहीं और जाएगा, उसमें आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो जो यहाँ पे मैं बोलने के लिए बोलता हूँ वो आप बोलो बैठ के, वहाँ पे रूम में बैठ के बोलो हाँ सर 6 एक इवन नंबर है। तो क्या 6 एक इवन नंबर है तो नंबर ऑफ इमेज कैसे फाइंड करेंगे फिर बताओ? नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज हम फाइंड करेंगे इवन नंबर के लिए 360 बाई थीटा मतलब 60 माइनस 1। तो इसकी वैल्यू तो पता ही है अपने को, इसकी वैल्यू तो 6 आई है, तो 6 माइनस 1 इज व्हाट 5। तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेंगी? 5 बनेंगी। कब? जब दो प्लेन मिरर 60 डिग्री के एंगल पर प्लेस्ड हो।